Principles of perceptual organization. क्या प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम एक जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में परसीव करते हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. ऑल्सो क्लास जब हमने चैप्टर 1 शुरू किया था तो मैंने उसमें हमने जिस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था इन द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी या फिर एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. उसमें हमने जिस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में जो पढ़ा था मैंने बोला था कि हम ये आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं इसमें. जिस्टॉल्ट साइकोलॉजी का ही पूरा हम पढ़ेंगे. सो हमारी जो विजुअल फील्ड है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है. मतलब ये जो पूरी विजुअल फील्ड है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जिसमें पॉइंट्स भी आते हैं, लाइंस भी आते हैं और कलर्स भी आते हैं. बट फिर भी हम इन एलिमेंट्स को एक कंप्लीट होल में ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम उसको एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट परसीव करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, इट इज अ मार्कर. अब अगर मैं पूछूं ये क्या है, तब भी ये मार्कर है. ठीक है, तो क्या तुमने फोकस किया कि हमने इसकी कैप निकाल दी? हमने नहीं फोकस किया, हमने तब भी यही बोला कि ये मार्कर ही है. तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट है. कैप के साथ वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, कैप के बिना वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन तब भी हम उसको एज अ होल ही परसीव कर रहे हैं. ओके, दिस इज आवर लॉ ऑफ परसेप्शन. हम ऐसे ही परसीव करते हैं चीजों को. So, the process of organizing visual fields into meaningful wholes is known as form perception. Can be a one marker. कि जो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी विजुअल फील्ड्स को एक मीनिंगफुल होल में ऑर्गेनाइज करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्म परसेप्शन. नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है. 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा. The question is how different parts of an object are organized into a meaningful whole. हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हम चीजों को मीनिंगफुल होल में ऑर्गेनाइज करते हैं, बट ये होता कैसे है? ठीक है, सो इसका जो आंसर है वो दिया है अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स जिनको हम बोलते हैं जिस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, अब जिसमें से जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है जिन्होंने जिस्टॉल्ट साइकोलॉजी को इन्वेंट किया है या उस पर काम किया है वो है कॉलर, कॉफका एंड वर्दिमर. तो ये नाम तुम्हें पता होने चाहिए. एंड अब अगर तुम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी पढ़ोगे तो तुम वहां पर भी ये नाम लिख सकते हो क्योंकि अब हमने तुम्हें पढ़ा दिया. तो अगर अब तुम्हारी मैम इस पे मार्क्स काटेंगी तो उनको हक है मार्क्स काटने का क्योंकि हमने तुम्हें नाम पढ़ा दिया. ठीक है, अब जेस्टॉल्ट का जो मतलब होता है वो होता है रेगुलर फिगर और अ फॉर्म. तो एक प्रॉपर फॉर्म या फिर एक होल, ये होता है जेस्टॉल्ट का मतलब. ठीक है, यानी कि होलिस्टिक. अब जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम चीजों को, डिफरेंट सिमिलाई को जो परसीव करते हैं हम उनके एलिमेंट्स में परसीव नहीं करते हैं लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड होल में परसीव करते हैं जिसकी एक डेफिनाइट फॉर्म होती है. ओके, अब जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं दैट द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइज इन इट्स होल. जब हम चीजों को एज अ होल देखते हैं उसी होल में एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म होती है which is different from the sum of their parts. इसलिए जो पार्ट्स हैं उसके वो उससे बहुत डिफरेंट होती है. यानी कि जो फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, जो होल की हम बात कर रहे हैं वो उसके सम ऑफ पार्ट्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है. ठीक है, जैसे कि मैंने इसी का एग्जांपल दिया था कि अगर मैं बिना कैप के मार्कर दिखा रही हूँ तब भी तुम मार्कर बोलोगे, अगर मैं कैप के साथ मार्कर बोल रही हूँ वो तब भी तुम मार्कर ही बोलोगे. तो तुम उसके सम ऑफ एलिमेंट्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, तुम उसके होल पर फोकस कर रहे हो क्योंकि तुमने ऑलरेडी उस चीज को परसीव कर रखा है एज अ मार्कर दैट इज अ होल और अ फॉर्म. ठीक है, नाउ जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ये भी इंडिकेट करते हैं कि our cerebral processes are always oriented towards the perception of a good figure or pregnance. हमारा जो cerebral process है यानी कि जो हमारा ब्रेन का जो पूरा प्रोसेस है वो ढूंढता ही एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है. हमें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म चाहिए होती है तभी हम उसको जो है परसीव करते हैं. मतलब वी वांट अ गुड फिगर. हमारा दिमाग हर जगह गुड फिगर या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ही ढूंढने की कोशिश करता है और उसी को परसीव करता है.
यही रीजन है कि हम चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में परसीव करते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ आवर ब्रेन इज वायर्ड. ओके. अब द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन. थोड़ा थोड़ा नाम से ही समझ में आ रहा है कि फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन क्या होता है. अब हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से. तो जब हम एक सरफेस को देखते हैं, जो उस सरफेस पे कुछ पर्टिकुलर चीजें स्टैंड आउट करती हैं, उसको हम बोलते हैं फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन. अब जैसे ये पूरा व्हाइट बोर्ड है, उसके ऊपर मैं ब्लैक मार्कर से लिख रही हूँ, तो ब्लैक मार्कर क्या कर रहा है, स्टैंड आउट हो रहा है व्हाइट के ऊपर. मैं ब्लू लिखूंगी, वो भी स्टैंड आउट करेगा. बट अगर मैंने व्हाइट से लिख दिया या फिर कोई और लाइट कलर यूज कर दिया, तो वो स्टैंड आउट नहीं करेगा. इसी को हम बोलते हैं फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन, जब हमारा जो सरफेस है उस पर एक एलिमेंट जो है वो स्टैंड आउट कर रहा है. ठीक है. यस. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगेन 2 से 3 नंबर में आ सकता है. हाउ डू वी डिस्टिंग्विश फिगर फ्रॉम द ग्राउंड. हमने फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन पढ़ा, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन भी होता कैसे है. तो अगेन इट कैन बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन, और 3 मार्क के क्वेश्चन में पांचों के पांचों जो है तुम पॉइंट्स लिखोगे. और अगर 3 नंबर में आ रहा है या 4 नंबर में आ रहा है, तो 4 नंबर में तुम फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन को पहले एज एन इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दो और उसके बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो. थोड़ा सा जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल हो जाएगा. ओके. नाउ वी डिस्टिंग्विश फिगर फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले जो फिगर होनी चाहिए उसकी एक डेफिनाइट फॉर्म होनी चाहिए, while on the other hand जो बैकग्राउंड है वो फॉर्मलेस होना चाहिए. अब जैसे अगर तुम स्काई में देखोगे, स्काई फॉर्मलेस, कोई फॉर्म नहीं है स्काई की. लेकिन उसमें जब तुम बर्ड्स को उड़ते हुए देखते हो तो बर्ड्स उस पर स्टैंड आउट करती हैं. क्यों? क्योंकि बर्ड्स की एक डेफिनेट फॉर्म है. वेल ऑन द अदर हैंड स्काई की कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं है. ठीक है. तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है. सेकेंड इज जो फिगर होनी चाहिए वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए एज कंपेयर टू द बैकग्राउंड. अगेन सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं. स्काई जो है वो अनऑर्गेनाइज है, कहीं से भी कोई भी बादल निकल रहा है. वेल ऑन द अदर हैंड जो बर्ड्स हैं उसके ऊपर, या फिर अगर आप पतंग भी उड़ाते हो, तो वो क्या है, एक डेफिनाइट फॉर्म है. ठीक है. एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है. नेक्स्ट इज जो फिगर होनी चाहिए उसकी क्लियर कॉन्ट्यूरिंग होनी चाहिए. कॉन्ट्यूरिंग का मतलब है आउटलाइन होनी चाहिए. और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो कॉन्टूरलेस होना चाहिए. जैसे अगर इस टाइम पे तुम सिर्फ इतनी सी चीज पर फोकस करो तो इसका कोई कॉन्टूर नहीं है. व्हाइल ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये सर्कल बना दूं तो इसका एक कॉन्टूर है. ठीक है. मैंने उसको आउटलाइनिंग कर दी है. ये नहीं समझ में आया तो मोर रिलेटेबल एग्जाम्पल वुड बी, हम बचपन में जब ड्राइंग करते थे या आज भी जब हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग हम पेंसिल से करते हैं कि अगर गलत हो जाए तो हम इरेज कर सकें. लेकिन जो पेंसिल है वो इतनी लाइट होती है कि वो स्टैंड आउट नहीं कर पाती है. तो हम क्या करते हैं, उसको आउटलाइन करते हैं, उसकी कॉन्ट्यूरिंग करते हैं, तो ताकि वो उस व्हाइट सरफेस पे या जो भी सरफेस है उस पर स्टैंड आउट कर सके. ठीक है. नेक्स्ट इज जो फिगर है वो बैकग्राउंड पे स्टैंड आउट करना चाहिए. वाइल ऑन द अदर हैंड जो हमारा बैकग्राउंड है वो फिगर के पीछे रहना चाहिए. वही सेम चीज है कि ये सरफेस जो है वो व्हाइट कलर का है और मैंने इसके लिए ब्लैक कलर का मार्कर यूज किया है ताकि ये इसके ऊपर स्टैंड आउट करे. तो जो सरफेस है वो पीछे रह रहा है और जो मार्कर है वो थोड़ा आगे रहकर स्टैंड आउट हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज जो फिगर होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए और रिलेटिवली नियरर होनी चाहिए. वेल ऑन द अदर हैंड जो बैकग्राउंड है वो अनक्लियर होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए और हमसे दूर होना चाहिए. जैसे कि तुम अगर अपने आसमान में चांद को देखोगे रात को, वैसे भी स्काई में हमें ब्लैक ही नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता है. तो जो चांद होता है वो बहुत क्लियर होता है और जो स्काई होता है वो हमें दिखता नहीं है. और चांद की क्या है, एक प्रॉपर फॉर्म है, राउंड होगा या फिर हाफ होगा, जो भी चांद का फेजेस चलता रहता है और वो कंपैरेटिवली हमें पास भी लगता है. स्काई हमें बहुत दूर लगता है. अगर नॉर्मल बिना चांद के तुम स्काई देखोगे तो तुम्हें अपने आप से बहुत दूर लगेगा. वेल ऑन द अदर हैंड उसी स्काई पे चांद तुम्हें बहुत पास लगेगा. तो इसी तरीके से हमारा फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन होता है. ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से एक जो फिगर है वो ग्राउंड से सेग्रीगेट हो पाती है या फिर स्टैंड आउट करती है. ठीक है.
नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट। अब जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स या फिर कुछ लॉज दिए हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वाई डिफरेंट स्टिमुलाई इन आवर विजुअल फील्ड आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ मीनिंगफुल होल। एक हमने फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन पढ़ लिया, इसके अलावा और भी चीजें हैं क्योंकि हमारी जो विजुअल एनवायरनमेंट है, जो विजुअल फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए बाकी के उन्होंने लॉज दिए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, या डायरेक्ट इसमें से 2 या 3 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें से और भी 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा निकल सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। लेकिन ये 6 नंबर का भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, सो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब पढ़ देती हूं पहले। ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन स्पेस और टाइम आर परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर और एज अ ग्रुप। अब तुम्हारे नोट्स में मैंने एक फिगर दे रखी है, ठीक है। सारी की सारी फिगर्स तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट मैंने नोट्स में डाली हैं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम्स ना आए। एनसीईआरटी में भी गिवन है। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है। अभी चलो मतलब छोड़ते हैं, पहले तुम मुझे ये बताओ फिगर में तुम्हें कौन सी वाली फिगर एक ग्रुप में लग रही है। बेसिकली तुम लेफ्ट वाली फिगर को कैसा परसीव कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, टुगेदर, या फिर तुम उसको एक रेक्टेंगल परसीव कर रहे हो और तुमने जो एक लाइन अलग से दे रखी है मैंने, उसको तुमने उस ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया। जो 3 लाइनें हैं उसके साथ में तुम ग्रुप में इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? तो जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास पास होते हैं हम उनको एक ग्रुप में परसीव कर लेते हैं। वहीं दूसरा ऑब्जेक्ट अगर उस बाकी के ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो हम उसको एक ग्रुप में परसीव नहीं करेंगे। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। Principle of similarity: objects that are similar to one another and have similar characteristics are perceived as a group. अब तुम मुझे अपनी फिगर में जो तुम्हें सिमिलर लग रहे हैं उसका एक ग्रुप बनाकर एक प्रॉपर फॉर्म बनाकर दिखाओ। जो सिमिलर है, हाँ, तो उसकी क्या बन रही है? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक डायमंड शेप बना रहा है सर्कल वाला ग्रुप। तो जो सिमिलर है वो एक अलग एक अलग ग्रुप बनाते हैं, तो हम उनको एक ग्रुप में परसीव करते हैं जो ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं, दिखाओ, पेन दिखाओ। ये इसमें क्या हो रहा है? ये एक डायमंड की शेप बन रही है, बन गई ना। और ये अगर मैं देखूं तो ये रेक्टेंगल्स यहाँ पे अलग रेक्टेंगल्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं हम उनको एक ग्रुप में परसीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ continuity. The principle states that we tend to perceive objects as belonging together if they appear to form a continuous pattern. अब नेक्स्ट फिगर अगर तुम देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? साइकोलॉजी अभी मत घुसाना, नॉर्मल ले मैन की नजर से देखोगे तुम्हें क्या नजर आ रहा है? कुछ इस तरीके की लाइंस बनी हुई हैं, है ना। वो मैंने डॉट्स की फॉर्म में तुम्हें दे रखी है ताकि तुम्हें क्लियरली नजर आए। एक रेड में है, एक ब्लैक में है, लेकिन बन कुछ ऐसा ही रहा है, क्रॉस बन रहा है। तो
तो हमने इसको क्या परसीव किया, दैट दीज आर द टू लाइंस दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, और वी कैन से एज अ होल इट इज अ क्रॉस, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा दिमाग जो है, जो चीजें कंटिन्यूटी में चलती हैं उसको एज अ होल परसीव कर लेता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट परसीव कर लेता है, जबकि ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन हमने परसीव किया कि ये क्रॉस है। क्लियर हुआ? Next is principle of smallness. According to this principle, smaller areas tend to be seen as figures against a larger background. अब जो मैंने फिगर तुम्हें दे रखी है उसको तुम क्या परसीव कर रहे हो? अगेन मैं बोल रही हूँ साइकोलॉजी मत घुसाओ, तुम अब साइकोलॉजी घुसाने लग गए हो, इसलिए तुम एलिमेंट्स पे फोकस कर रहे हो। ले मैन की नजर से देखो क्या दिख रहा है। सर्कल बाइसिकल का टायर हो सकता है, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन हो सकता है, हाँ वो जो मेले में मिलता है पिंक से और येलो से कलर का, हाँ वो भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है वो ये स्टेट करता है कि जो बिगर बैकग्राउंड्स होते हैं उसमें जो स्मॉलर चीजें हैं हम उसको एज अ होल परसीव करते हैं। इसलिए हमने, तुम देखोगे ब्लैक वाले को हमने परसीव किया, जो व्हाइट वाला एरिया है वो बिगर है, तो हमने ब्लैक वाले को परसीव किया कि ओके इट कैन बी अ फैन, इट कैन बी अ बाइसिकल टायर, और इट कैन बी एन एग्जॉस्ट फैन, और या फिर वो जो मेले में मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल, अनदर प्रिंसिपल ऑफ Gestalt साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। This principle suggests that symmetrical areas tend to be seen as figures against asymmetrical backgrounds. अब तुम मुझे इसमें से ये बताओ कि जो बैकग्राउंड है वो क्या है? व्हाइट कलर का पेज है, ठीक है। अब उसमें तुम्हें दो फिगर्स दिख रही हैं, और दोनों में ही एक फिगर है जो बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है, और एक फिगर है जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, लेकिन फिर भी आप उसको परसीव एज अ फिगर ही कर रहे हो। तो एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड पे हम जो सिमेट्री बनती है हम उसको परसीव करते हैं, हम एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड को भूल जाते हैं, ठीक है। अब चाहे वो फिगर टेढ़ी मेढ़ी बन रही है लेकिन फिर भी वो हमारे दिमाग में एक फिगर ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। According to this principle, the areas surrounded by others tend to be perceived as figures. अब तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है जो फिगर मैंने दे रखी है? अलग अलग फिगर्स नजर आ रही हैं, ब्लैक कलर का कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे व्हाइट कलर के बैकग्राउंड पे अगर तुम फोकस करोगे तो टाई बन रहा है, TIE। Okay, give me the notes and pen. टाई बन गया? हाँ ये देखो ना, ये टाई लिखा हुआ है इसमें, टाई लिखा हुआ है ना इसमें। पहले हम क्या परसीव कर रहे थे, सिर्फ ये ब्लैक ब्लॉक्स या फिर सिर्फ ये व्हाइट कलर के ब्लॉक्स, लेकिन एक्चुअली जो सराउंडेडनेस है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से सराउंडेड होंगे तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही परसीव करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने पर हमें समझ में आता है कि अच्छा ये तो इस तरीके से लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? Next is principle of closure.
We tend to fill the gaps in stimulation and perceive the objects as whole rather than their separate parts. तो हमारा दिमाग ही इस तरीके से बना हुआ है कि हमारे सामने अगर गैप्स होते हैं तो वो गैप्स हम फिल कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम अगली फिगर देखो तो तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है? हाँ, तो एक तरीके का तुम्हें ये स्क्वायर बॉक्स है, उसके अंदर क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल्स हैं और सर्कल्स हैं। तो हाँ, मेरे को भी ट्रायंगल भी दिख रहा है, सर्कल्स भी दिख रहे हैं। सो बेसिकली हमारे दिमाग ने क्या किया है, हमें पता है कि ट्रायंगल की शेप क्या है, तो हमारे दिमाग ने उस चीज को जो है फिल कर दिया है। ऑल्दो ब्लैक बैकग्राउंड पे ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो सर्कल्स दे दिए हैं उससे आपने जो गैप्स हैं वो फिल कर दिए और आपको ये समझ में आ गया कि ओके इट्स अ ट्रायंगल। क्लियर हुआ? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। आर वी क्लियर? मैंने बस फिगर्स चेंज करी हैं। फिगर्स ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, मैंने बस थोड़ा सा नोट्स अच्छे लगे तो मैंने फिगर्स चेंज कर दिए हैं कि वो चीज रेगुलर ना लगे, तो वो चीज मैंने चेंज कर दिया है, बस यही फर्क है। नहीं, जरूरी नहीं है। बना दोगे तो अच्छी बात है, जो बना पाओ वो बना देना। अब ऑफ कोर्स जो ये सराउंडेडनेस वाला है वो तुम नहीं बना सकते हो। अब तुम ऐसी फिगर कैसे बनाओगे जिसमें कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो तुम नहीं बना सकते। जो बना सकते हो वो बनाया ना, क्योंकि कुछ टीचर्स मेक्स अ फस अबाउट इट दैट यू हैव टू मेक द फिगर्स। तो अगर बना दोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, वरना टीचर्स मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। हम अपने एनवायरनमेंट में स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस को किस तरीके से परसीव करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। The visual field or surface in which things exist, move or can be placed is called space. ये जो पूरी चीज जो तुम्हारे आसपास है वो सारी की सारी स्पेस है। एक विजुअल फील्ड जिसमें सारे के सारे स्टिमुलसेस एग्जिस्ट करते हैं या मूव करते हैं वो हमारी स्पेस है। ओके, द स्पेस इन विच वी लिव इज ऑर्गेनाइज्ड इन 3 डायमेंशंस। हम चीजों को 3D में परसीव करते हैं, राइट? We perceive not only the special attributes जैसे size, shape और direction of various objects, but also the distance between the objects found in this space. तो हम हर ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एट्रीब्यूट्स नहीं, उसका डिस्टेंस भी परसीव करते हैं कि कोई चीज हमसे कितनी दूर या कितनी पास है। While the images of objects projected onto our retina are flat and 2-dimensional, we still perceive 3 dimensions in the space. अब जो हमारी विजुअल फील्ड है उसमें जो भी चीज हम देख रहे हैं हमारे रेटिना पे, रेटिना इज द पार्ट ऑफ एन आई, उस पर जो इमेज बनती है वो 2D बनती है, लेकिन हम फिर भी अपने स्पेस में चीजों को 3D में परसीव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन के पास में एक कैपेबिलिटी है जिससे हम 2D इमेजेस को 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। It occurs due to our ability to transfer a 2-dimensional retinal vision into a 3-dimensional perception. The process of viewing the world in 3 dimensions is called distance or depth perception. तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को 2D से 3D में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन, ठीक है। अगेन कैन बी अ 1 मार्कर, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ हर स्कूल शायद फॉलो नहीं करेगा सीबीएसई का बनाया हुआ पेपर का पैटर्न। बहुत सारे स्कूल शायद एमसीक्यूज ना देकर आपको ब्लैंक दे रहे हैं, तो आपको वो ब्लैंक्स फिल करने हैं। जैसे एक एक नंबर में 12th के बोर्ड के पेपर में एक एक नंबर का डेफिनेशन नहीं आता है, 2 नंबर के ही आएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन ए में सारे एमसीक्यूज और रिजर्वेशन और रीजन होते हैं। 11th में बहुत बड़ी स्कूल्स नहीं फॉलो करते हैं इसको, तो एक एक नंबर की भी आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर वाली डेफिनेशन नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 2 नंबर में आएगा, नहीं। ओके,
डेप्थ परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेप्थ या डिस्टेंस परसीव ही नहीं कर पाओगे तो कोई भी गाड़ी आपको उड़ा देगी। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा गाड़ी आपसे कितनी दूर या पास है, तो ऑब्वियसली आप रोड क्रॉस कैसे करोगे। तो डेप्थ परसेप्शन जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन परसीविंग डेप्थ वी डिपेंड ऑन टू मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिनको हम बोलते हैं क्यूज। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड क्यूज, जिनके थ्रू जो है हम ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने एनवायरनमेंट से उठाते हैं और हमारा ब्रेन उसको हेल्प करता है। मोनोक्यूलर क्यूज एंड बाइनोक्यूलर क्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पे 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। मोनोक्यूलर क्यूज अलग है, बाइनोक्यूलर क्यूज अलग है। इसके अलावा अगर हमें सिर्फ स्पेस डेप्थ और डिस्टेंस पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो 3 नंबर में आ सकता है आराम से। बाकी जो अब हम ये पूरा पढ़ेंगे मोनोक्यूलर क्यूज, बाइनोक्यूलर क्यूज, ये 6 नंबर के क्वेश्चन निकल आते हैं। मोनोक्यूलर क्यूज तो 6 नंबर में आ सकता है, बाइनोक्यूलर तो 3-4 में आ सकता है। ओके, सो मोनोक्यूलर क्यूज और बाइनोक्यूलर क्यूज में फर्क क्या है? इसमें वी कैन परसीव डेप्थ और डिस्टेंस विद ओनली वन आई। बाइनोक्यूलर क्यूज में ऑन द अदर हैंड वी कैन परसीव, या हमें दोनों आईज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी अगर हमें डेप्थ और डिस्टेंस को परसीव करना है तो। क्लियर हुआ? 2 नंबर में या 1 नंबर मतलब आ सकता है कि क्यूज क्या होते हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्यूज, ये आ सकता है 2 नंबर में। तो एक ही सीधा साधा सा डिफरेंशिएशन है। मोनोक्यूलर क्यूज में एक आई से भी परसीव हो जाता है और बाइनोक्यूलर क्यूज में दोनों आईज लगते हैं। इसके अलावा और क्या डिफरेंस में आ सकता है वो हम पढ़ेंगे आगे, तो मैं समझा दूंगी। सो इन्हीं क्यूज को हम यूज करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरियस मोनोक्यूलर क्यूज एंड बाइनोक्यूलर क्यूज नाउ। यही क्यूज हम यूज करके 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मोनोक्यूलर क्यूज से शुरू करवाऊंगी।